मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे सरकार के अंग व्यवस्थापिका के बारे में। राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसी का नाम सरकार है। राज्य एक ऐसी निरंकारी संस्था होती है जिसके द्वारा स्वयं तो कोई कार्य नहीं किया जा सकता। राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग सरकार के माध्यम से करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सरकार से हमारा तात्पर्य उन सब व्यक्तियों, संस्थाओं, साधनों से होता है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, उसे कार्य रूप प्रदान किया जाता है। और सरकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए गवर्नर लिखते हैं कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसे सरकार कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सरकार के अंग सभी व्यक्तियों द्वारा सरकार को एक से अधिक अंगों में विभाजित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकार को व्यवस्थापन और शासन विभाग इन दो अंगों में विभाजित किया गया। कुछ व्यक्तियों ने सरकार को 5-6 अंगों में विभाजित करने का प्रयास किया। सामान्य धारणा है प्रमुख रूप से सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाने, राज्य की नीति को निश्चित करने का कार्य करती है, तो कार्यपालिका इन कानूनों को कार्य रूप परिणत कर शासन का संचालन करती है, और न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने और संविधान की व्याख्या रक्षा करने का कार्य करते हैं। व्यवस्थापिका का महत्व: सरकार के तीनों ही अंगों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, लेकिन तीनों में व्यवस्थापन विभाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापन विभाग ही उन कानूनों का निर्माण करता है जिनके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है और दोनों विभागों के कार्यों का मार्ग निश्चित करती है। व्यवस्थापन विभाग केवल कानूनों का निर्माण नहीं करता वरन प्रशासन की नीति भी निश्चित करता है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण भी रखता है। संविधान में संशोधन का कार्य व्यवस्थापन के द्वारा किया जाता है, और ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थापन विभाग सरकार के दूसरे दो अंगों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। गिलक्रास्ट ने व्यवस्थापिका का महत्व तो स्पष्ट करते हुए लिखा कि विधायी सत्ता सरकार के प्रमुख आधार का निर्माण करती है और कार्यपालिका छोटे आधार का और न्यायपालिका अंत का। जिस प्रकार प्रमुख आधार छोटे आधार या अंत से महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्यपालिका से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर क्या है, व्यवस्थापिका के क्या कार्य हैं। व्यवस्थापिका के कार्य बहुत को सीमा तक शासन पद्धति के रूप में निर्भर करते हैं। एक तंत्र, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र में व्यवस्थापिका की कोई विशेष कार्य नहीं होते, किंतु लोकतांत्रिक राज्यों में डेमोक्रेटिक जो स्टेट्स हैं उनमें व्यवस्थापिका की शक्ति और कार्य बहुत अधिक होते हैं। और लोकतंत्र राज्यों में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जैसा कि अध्यक्षात्मक शासन संभव नहीं है। सामान्य रूप से डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, लोकतांत्रिक राज्यों में व्यवस्थापिका के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला है कानून निर्माण संबंधी कार्य। तो व्यवस्थापिका सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कार्य है कानूनों का निर्माण करना। ये विभाग विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है, उन पर वाद विवाद करता है, फिर उन्हें स्वीकार कर कानून का रूप प्रदान करता है। व्यवस्थापिका पुराने कानूनों में संशोधन, परिवर्तन और समाप्त करने का कार्य करते हैं। दूसरा, संविधान संशोधन कार्य। प्राय सभी देशों में व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन कार्य करते हैं। विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के द्वारा कार्य भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। इंग्लैंड पार्लियामेंट अपने सामान्य बहुमत से संविधान में किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है, लेकिन अमेरिका, भारत आदि देशों में संविधान में संशोधन पद्धति सामान्य कानून निर्माण पद्धति से भिन्न है। विमर्शात्मक कार्य। वर्तमान समय व्यवस्थापन विभाग के लिए सामान्यतः जिस पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है वो फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से लिया है, जिसका अर्थ है विचार के लिए सभा। व्यवस्थापिका में विभिन्न समुदायों, स्वार्थों और दृष्टिकोणों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत और स्वतंत्र विचार विनिमय होता है, और इस कार्य के आधार पर व्यवस्थापिका को लोकमत का दर्पण कहा जाता है। व्यवस्थापिका विचारों के आदान प्रदान का कार्य किन्हीं निश्चित नियमों के आधार पर करती है, जिन्हें व्यवस्थापिका के कार्य संचालन के नियम कहा जा सकता है। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। वर्तमान समय व्यवस्थापिका कानूनों के निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने कार्य करते हैं। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं का सिद्धांत वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का प्रतीक है। वास्तव में जनता की प्रतिनिधि व्यवस्थापिका
द्वारा जनता के धन और राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखना स्वाभाविक। 5वां, प्रशासन पर नियंत्रण। व्यवस्था प्रशासन कार्य को सीधे तौर पर तो नहीं करती, लेकिन प्रशासन को कुछ न कुछ नियंत्रण आवश्यक है। जैसे संसदीय शासन में देखेंगे, अध्यक्षीय शासन में देखेंगे। संसदीय शासन में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, और व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, बजट में कटौती आदि प्रभावशाली विधियों द्वारा रखा जाता है। और अंतिम रूप से व्यवस्थापिका विश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को पदच्युत करते हैं। अध्यक्षात्मक शासन के अंतर्गत हम देखें तो अमेरिका जैसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कांग्रेस और प्रशासन क्षेत्रों को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों को प्रथम प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति की गई संधियाँ नियुक्तियों के लिए सीनेट, जो कांग्रेस का उच्च सदन है, की स्वीकृति आवश्यक है। सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति करके प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यों की जांच की जा सकती है। अमेरिका में इन समितियों को मछली पकड़ने का जाल कहा जाता है। तृतीय, अमेरिकी व्यवस्थापिका युद्ध और शांति की घोषणा करते हैं। छठी जो बात है व्यवस्थापिका कार्य में, वो है न्याय संबंधी कार्य। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करते हैं। इंग्लैंड में तो व्यवस्थापिका कुछ सदन लॉर्ड सभा उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में कार्य करता है। और फ्रांस की गणतंत्र परिषद, जो काउंसिल ऑफ रिपब्लिक है, अमेरिका का कांग्रेस है, भारत की संसद को भी उच्च कार्यपालिका पदाधिकारी पर महाभियोग लगाने और निर्णय करने का अधिकार है। और व्यवस्थापिका के द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों, निजी व्यक्तियों पर सदन की निंदा करने में अभियोग लगाया जा सकता है। ऐसे विषयों के संबंध में सदन न्यायालय के रूप में कार्य करता है, और सदन के द्वारा न केवल संसद सदस्यों और निजी व्यक्तियों को भी सदन की अवमानना के आरोप में दंडित किया जाता है। सातवीं जो बात है निर्वाचन संबंधी कार्य। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका निर्वाचन संबंधी कुछ कार्य करते हैं। उदाहरणतः स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद सदस्यों, न्यायाधीशों, प्रधान सेनापति का चुनाव करते हैं। स्वीडन संघ में व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करते हैं। और भारत में भी संघीय व्यवस्थापिका राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचन होता है। समितियों और आयोगों की नियुक्ति। विधानमंडल समय समय पर किन्हीं विशेष कार्यों की जांच करने के लिए समिति आयोगों की नियुक्ति का कार्य करता है। अमेरिका में व्यवस्थापिका के दूसरे सदन सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति की जाती है, जो कार्यपालिका की शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण सिद्ध हुई। और भारत में संसद समय समय पर आयोगों की रचना करते हैं। वित्त आयोग, प्रशासन सुधार आयोग इसका अच्छा उदाहरण है। भारत में अमेरिका, इंग्लैंड के आदर्श पर सरकारी नियमों की रचना की गई। भारत में नियमों, गतिविधियों, कार्यों पर संसद का पूरा नियंत्रण रहता है। जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कष्टों के प्रति आकर्षित करते हैं और शासन को जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका को जनता का रंगमंच भी कहा जाता है। अब देखेंगे हम और ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिका विधि निर्माण का एकमात्र कार्य नहीं करती, वरना अन्य क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्य करती है। डॉक्टर गार्नर ने एक स्थान पर ठीक लिखा कि अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका केवल विधि निर्माण और कार्य करने वाला अंग ही नहीं, प्रत्युत साथ साथ वह अन्य विविध कार्य भी करता है, जैसे निर्वाचन संबंधी, न्यायिक निर्देशन, कार्यपालिका संबंधी। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यवस्थापिका संगठन का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर की दो स्थितियाँ हैं कि व्यवस्थापिका संगठन दो रूप में किया जा सकता है। एक तो व्यवस्थापिका का या तो एक सदन हो सकता है या दो सदन हो सकता है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रारंभ में अधिकांश देशों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका ही है, किंतु बाद में अनुभव किया गया कि प्रथम सदन की अनुमति शक्ति के पर अंकुश रखने और प्रथम सदन द्वारा किए गए कार्य पर पुनर्विचार करने के लिए व्यवस्थापिका दो सदन होने चाहिए। और वर्तमान समय में कुछ छोटे देशों को छोड़कर प्राय सभी महत्वपूर्ण देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका विद्यमान है। और व्यवस्थापिका एक सदनात्मक होनी चाहिए, द्विसदनात्मक, ये प्रश्न पर्याप्त विवादग्रस्त रहा और आज भी इस प्रश्न पर भिन्न भिन्न विचार किए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में जब तर्क देखते हैं कि द्विसदनात्मक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लगती है, एक समान तथ्य शक्ति भ्रष्ट करते हैं और बिना किसी प्रतिबंध के दी गई शक्ति मनुष्य को नितांत भ्रष्ट करते हैं। और व्यवस्थापिका अत्याचारी, भ्रष्ट, स्वेच्छाचारी न होने पाए, इसके लिए दो सदन होना आवश्यक है। गार्नर के शब्दों में इस प्रकार द्वितीय सदन की विद्वानता, स्वतंत्रता की गारंटी कुछ सीमा तक अत्याचार से सुरक्षा है। दूसरे, अविचारपूर्ण कानूनों पर निर्माण। दूसरा सदन पहले सदन की जल्दबाजी, कुविचारपूर्ण कानून रोक लगाने सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है।
जनता के प्रतिनिधि भावुक, क्रांतिकारी, अव्यवहारिक होते हैं और अनेक बार वो ऐसे क्रांतिकारी कानून बनाने के लिए उद्धत हो जाते हैं जिसमें लाभ के स्थान पर हानि की अधिक संभावना होती है। द्वितीय सदन के इस प्रकार अविचारपूर्ण कानून पर रोक लगाकर अत्यंत उपयोगी कार्य करता है।